दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी पैडागोजी से फिर हम लोग 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी पैडागोजी पे, जिस पे पहले चैप्टर से मैंने कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सीटेट में जो भी सिलेबस है, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। उस सिलेबस का जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक से 25-25 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है भाषा के विषय में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा के विषय में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है भाषा मनुष्य के बीच संवाद स्थापित करने का काम नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। चौथा ऑप्शन है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी भाषा जो है मनुष्य के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, यानी भाषा जो है वो सामाजिक अस्मिता का साधन नहीं है, ठीक है, ये कथन सही है। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, ये भी कथन सही है। और भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी कथन सही है। तो जो पहला का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है भाषा शिक्षण क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ये जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ये जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषा शिक्षण क्या है, ये जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाता है, साथ ही साथ ये जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। दूसरा है केवल पठन कौशल का विकास। तीसरा है वक्त के विचारों को समझ पाने की योग्यता। और चौथा जो ऑप्शन है वो 1 और 3, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, पाठ्य पुस्तकों में इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास और वक्त विचारों को समझ पाने की योग्यता। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? भाषाई कौशलों को परिचित कराने के लिए। दूसरा है बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए। तीसरा है सृजनात्मक का विकास करने के लिए। और चौथा है इनमें से सभी। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों को परिचित कराने के लिए भी, बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए भी, और सृजनात्मक का विकास करने के लिए भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ वो गलत है। पहला ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। दूसरा है भाषा शिक्षण से समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। और चौथा है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर 4। यानी भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? पहला है अलग अलग विषयों में प्रयुक्त शब्दों को ही सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है अलग अलग विषयों और परिस्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा है भाषा की अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। और चौथा है मानवीय मूल्यों का विकास। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। कब है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ये उद्देश्य भाषा शिक्षण में अनिवार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की विधियां, यहाँ पे रिक्त स्थान है, पर निर्भर करनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। दूसरा है परीक्षा पद्धति। तीसरा है लक्ष्य भाषा। चौथा है समय अवधि। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। यानी भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं किस पर निर्भर करती हैं? तो बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है आगमन और निर्गमन का सिद्धांत। और तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत। और चौथा है अनुबंध का सिद्धांत। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। यानी अभिप्रेरण का सिद्धांत क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है कि जो भी बच्चा जो भी बात सीखता है उसको बार बार क्या करता है? दोहराता है। ठीक है, बार बार दोहराने से क्या होता है? उस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो याद कर लेता है, समझ लेता है। इसी को क्या करते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। बालक की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश के प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। यानी बालक की जो भाषा है उसके सामाजिक परिवेश के प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत क्या है? पहला है अनुबंध का, दूसरा है अनुकरण का, तीसरा है साहचर्य का और चौथा है जीवन समन्वय का। इसका सही ऑप्शन है वो है अनुकरण का। यानी अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो अनुकरण का सिद्धांत ये होता है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस समाज में रहता है, तो उस समाज या उस परिवार की जो भाषा होती है उसी भाषा को वो सीखता है। अब वो उस समाज या उस परिवार की भाषा अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो जिस समाज में बच्चा रहता है या जिस परिवार में रहता है, उस समाज या परिवार से जो भाषा वो सीखता है उसी को अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा शिक्षण क्या है? ऑप्शन है हमारे पास शिक्षण को सरल बनाना। दूसरा अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधा डालता है। दूसरा है विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। तीसरा है शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो मातृभाषा होता है वो क्या करता है? शिक्षण को सरल बनाता है, यानी टीचिंग को क्या करता है? इजी बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? और चौथा ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो
जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ये मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे अमूर्त आवश्यकताओं को समझ सकें, यानी जब तक विद्यार्थियों के साथ कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 12, कविता पाठ कराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, चौथा है बाल केंद्रित का सिद्धांत, तीसरा है जीवन समन्वय का सिद्धांत और चौथा है क्रियाशील का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है क्रियाशील का सिद्धांत, यानी कविता पाठ कराना क्रियाशील सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब ये क्रियाशील सिद्धांत क्या होता है कि क्रियाशील सिद्धांतों में क्या होता है, बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बढ़ाना। क्रियाशील सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनके बीच क्या करें, उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उनको नई नई चीज़ें सिखाया जा सके, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाई जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुरू में बालक इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर सीखता है। शुरू में बालक इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर क्या सीखता है, भाषा सीखता है। पहला बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, दूसरा है मनोरंजन के सिद्धांत पर, तीसरा है अनुकरण के सिद्धांत पर, चौथा है अभ्यास के सिद्धांत पे। इसका जो सही आंसर है वो है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब अनुकरण का सिद्धांत मैंने आपको अभी भी बताया कि बच्चा जिस समाज या जिस परिवार में रहता है वो शुरू में उस समाज या उस परिवार से ही क्या करता है, भाषा सीखता है। ठीक है, अब उस समाज या उस परिवार की अगर अच्छी भाषा होगी तो वो अच्छी भाषा सीखेगा और गलत भाषा होगी तो गलत भाषा सीखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस तरह सहायक हैं। पहला ऑप्शन है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, दूसरा है बच्चों के खाली समय का सही उपयोग करने में मदद करती हैं, तीसरा ऑप्शन है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, चौथा ऑप्शन है ये बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो कहानियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को क्या करती हैं, बढ़ावा, यानी उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है कहानियाँ पढ़ने से। ठीक है, और उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, उनका विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण का सिद्धांत का नियम नहीं है, यानी भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है इनमें से कौन उसका नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत, तीसरा है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। चलिए ये कौन सा सिद्धांत है। पहला है कौन सा नियम है, सरल से जटिल की ओर का नियम, दूसरा है विशेष से सामान्य की ओर का नियम, तीसरा आगमन से निगम की ओर का नियम और चौथा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर का नियम। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, आगमन से निगमन की ओर का नियम। अब देखिए यहाँ पे आगमन से निगमन की ओर का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। यानी आगमन से निगमन का जो नियम होता है, इस नियम के अंतर्गत किसी भी विशेष वस्तु के बारे में जब किसी भी बच्चे को बताया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे उदाहरण देकर उसे बताया जाता है ताकि वो बच्चा उसको अच्छे से समझ सके।
ठीक है। तो उदाहरण देकर निर्धारण करना या समझाने का जो नियम होता है उसे आगमन से निगमन की ओर का नियम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही। दूसरा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका मतलब 3 और 4 क्या है? सही होगा। तो भाषा शिक्षण के विषय में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, ये कथन क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला है पाठ्य पुस्तकों में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। दूसरा है पठन कौशल पर अधिक बल देना। तीसरा है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। चौथा है समाचार पत्र, पत्रिकाओं, अन्य भाषी सामग्री में कही गई बात की निहितार्थ शुद्ध सरोकार की पहचान करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री को जो है ना पढ़ते हैं और उसका उसके शुद्ध को क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में। कब आया है? जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है सही रूप में समझना। दूसरा है व्याकरण के नियमों को रटना। तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा शिक्षण का प्रयोग। चौथा है दूसरों के अनुभवों में से जुड़ जाना और संदर्भ में चीज़ों को सीखना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो नियम नहीं है वो क्या है? व्याकरण के नियमों को रटना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 20, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन है हमारे पास भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। दूसरा है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तीसरा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और चौथा है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, यानी नेचुरल जो एक्सप्रेशन होता है, कल्पना शक्ति होती, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आ चुका है? ये भी क्वेश्चन नवंबर 12 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में इनमें से कौन अनिवार्य है? ऑप्शन क्या है? पहला है मानक भाषा पर बल। दूसरा है समग्रतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। और चौथा है वर्तनीय संबंधी गृह कार्य। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। कब आया है? जुलाई 13 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे
ऑप्शन क्या है, प्रश्न के लिखित उत्तर दे सके, दूसरा है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, तीसरा है विपरीत भाव की कविता या कहानी लिख सके, चौथा है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्षमता आ जानी चाहिए कि उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ठीक है, यह क्वेश्चन भी जो है कब आ चुका है, यह भी जुलाई 13 में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है व्याकरणों के नियमों को कंठस्थ करना, यानी बहुत अच्छा कर लेना, भाषा के अलग अलग संरचनाओं का आंतरिक अभ्यास करना, तीसरा है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, चौथा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास होना, यानी एक बच्चे के अंदर ये क्षमता हो जानी चाहिए कि वो उस भाषा की बारीकी को समझ सके। ठीक है, तब जाकर उसकी भाषा क्या होगी, विकसित होगी। चलिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, कब आया है, ये क्वेश्चन आया है फरवरी 2014 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भाषा शिक्षण के विषय में किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी एक टीचर जब भाषा शिक्षण करता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, दूसरा है भाषा के अधिक अवसर प्रदान करना, भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। जी हाँ, यही सही आंसर होगा। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि वो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसरों को प्रदान करे, क्योंकि बच्चा जो है जितना अधिक भाषा का प्रयोग करेगा उसका भाषा क्या होगा, उतना ही विकसित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कब आया है, सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का आखिरी सवाल भी होगा, क्या है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों के लेखन क्षमता का विकास करना, दूसरा है बच्चों को अलग अलग विषय में भाषा प्रयोग करना सिखाना, तीसरा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, और चौथा है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा कि बच्चों को अलग अलग विषयों में भाषा प्रयोग करना सिखाना। यानी एक हिंदी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो हर विषय में बच्चों को, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग करना सिखाए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्ज़ाम में, कब आया है, फरवरी 2015 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जो भी व्यूवर्स हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपकी सीटेट के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, और इस बार सीटेट पक्का सभी का क्लियर हो जाना चाहिए, इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।